हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 19। इससे पहले ऑलरेडी हमने 18 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये कंटेंट बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा 3वीं से 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक चलती हैं, उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, आमतौर पर रात्रिचर, बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूली विशेषताएं क्या हैं? या इस तरह के जीव आपको कहाँ देखने को मिलेंगे जिनके जो रात्रिचर होते हैं, अर्थात रात्रि में अपने भोजन के लिए निकलते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं, ऐसे जीव जिनके पैर जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जिनको ऐसा जीव जिनका पसीना कम निकलता है, और साथ ही साथ पानी के संरक्षण के लिए यानी कि पानी को रखने के लिए कुछ एक उनका तंत्र सिस्टम होता है। ऐसे जानवर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखेंगे कि पानी के वहाँ पे देखेंगे कि बहुत कमी होती है, किल्लत होती है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिन में। तो सारे जीव जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं या फिर कहीं वैसे स्थान पर होते हैं जहाँ पे उसमें ठंड महसूस होने। और रात में फिर देखेंगे कि जब वो ऊपर सरफेस ठंडा हो जाता है तो शिकार के लिए फिर रात में ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो और उनके पैर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? गद्देदार होते हैं। जैसे ऊँट का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो ऊँट का देखिए पैर गद्देदार होते हैं, साथ में उसका पसीना उनका बहुत कम निकलता है, और पानी के संरक्षण के लिए उनका कोई तंत्र बना होता है ना। और रात्रिचर में देखेंगे जैसे कि सांप, मछली जो बिच्छू होते हैं वो रात में ही ज़्यादातर वो रात्रिचर के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो होते हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सी कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि लंबे समय, मान लीजिए कि 25 वर्षों में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? जलवायु, अनुकूलन, आर्द्रता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसे 25 वर्षों में जो लिया गया औसत जो मौसम होता है उसे जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य किरणें 6 महीना तक तो वहाँ पहुँचती ही नहीं हैं, और पहुँचती भी है तो तिरछी किरणें पड़ती हैं, यानी वहाँ पे साल भर का बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। मतलब ग्लेशियर से इतना ठंडा है कि वहाँ पे ग्लेशियर जमा हुआ है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सही आंसर इसका ये ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्र पोल पर। ठीक है, पोल कहाँ पे है जिनको नहीं पता है, देखिए वैसे ये मान्यता है कि मेरा पृथ्वी है ना, तो ये पोल यहाँ पे इस जगह पे 2 पोल होता है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल। तो इस एरिया में देखेंगे कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं या फिर पड़ती ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ग्लेशियर जमा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऊँट का कुबड़ किसका एक जलाशय है? फैटी टिश्यू का, पानी का, या दूध का, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा फैटी टिश्यू का। ठीक है, ऊँट का जो कुबड़ होता है एक जलाशय होता है किसका? फैटी टिश्यू का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? बताना है कि कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? दबाव, तापमान, वर्षा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा दबाव, प्रेशर। ठीक है, बाकी देखेंगे दैनिक मौसम रिपोर्ट में तापमान और वर्षा ये दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि दबाव का। ठीक है, मौसम रिपोर्ट में दबाव नहीं बताया जाता, ठीक है, वो अलग चीज़ है, जबकि तापमान बताया जाता है और वर्षा के बारे में मौसम रिपोर्ट में बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? पहला है कि गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती। बी कथन है कि ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। सी कथन में कि एक रंग परिवर्तन हो सकता है, उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे पहला कथन दे रखा है, गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती। ये कथन गलत है, ऐसा नहीं है। गर्मी दी जा सकती है तो अवशोषित भी हो सकता है, जिसे उष्माशोषी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो तरह के होते हैं, एक होता है उष्माशोषी और एक होता है उष्माक्षेपी। ठीक है, तो गर्मी दी जा सकती है तो वो अवशोषित भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, साथ ही ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, तो एक रंग परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सब देखते होंगे ना, ध्वनि उत्पन्न मतलब क्या है, जैसे बम वगैरह जब फूटता है तो रासायनिक परिवर्तन वहाँ पे हो रहा था तो आवाज़ करता है कि नहीं। ये सब देखेंगे कि कोई ये आपका जैसे चूना है, जो कली चूना होता है, जब उसे पानी में डालते हैं तो भी आवाज़ करता है ना, और रंग भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, किसी पदार्थ के आकार अवस्था के जैसे गुण क्या होते हैं। किसी पदार्थ का आकार कैसा है, अवस्था किस तरह का है, द्रवावस्था में है या फिर ठोस अवस्था में है ना, या तरल अवस्था में है, और उसका आकार कैसा है, बड़ा है छोटा है, तो वो गुण क्या कहलाता है। रासायनिक गुण, मानसिक गुण या भौतिक गुण, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे इस तरह के गुण को कहा जाता है भौतिक गुण। ठीक है, जो दिख रहा है उससे बोलो भौतिक गुण कहेंगे। अवस्था हो, आकार हो, सभी भौतिक, किसी पदार्थ के ये भौतिक गुण होते हैं। अगला सवाल है, एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है। उत्क्रमणीय होता है, अपरिवर्तनीय होता है, या फिर विचारणीय होता है, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन, इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या है या फिर उत्क्रमणीय परिवर्तन, दोनों एक ही चीज़ है। जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन संभव होना उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, वापस बर्फ़ जमा सकते हैं। ठीक है, लोहे की सिलाई को गर्म करना, कपड़े के गीला करना, गीला हो गया फिर वापस सुखा सकते, वापस उसको गीला कर दिया वापस उसको सुखा सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन। एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में अंतर। ठीक है, बस याद रखना कि भौतिक परिवर्तन जो है वही, उसी को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, यानी कि उसको उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जबकि अनुत्क्रमणीय मतलब होता है जिसको उसी अवस्था में फिर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कागज जला देना, कागज जलाना मतलब क्या है, ये फिर उसे उस तरह का कागज जो गुण था वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जब हम भौतिक परिवर्तन कर रहे होते हैं उस दौरान पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो जाहिर सी बात है भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा। रासायनिक गुण में जब परिवर्तन हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ में भौतिक गुण में इसी परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो जरा सोचिए, क्या इसको वापस हम उत्क्रमित कर सकते हैं क्या, नहीं ना। लोहा में एक बार जंग लग गया तो वापस उस लोहे को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं, उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन को तीनों कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, और अवकरण भी कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी पदार्थ का जलना क्या है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय परिवर्तन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, किसी पदार्थ का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो वापस उसी अवस्था में उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। जैसे पेपर का जलना, प्लास्टिक का जलना, है ना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ये सब क्या है, गैस का जलना, ये सब जो चीज़ें जलना वापस उन्हें उस अवस्था में वापस नहीं ला सकते, उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप लोग खुद भी अनुभव किए होंगे। सवाल कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। अब देखेंगे कि दीवारों पर हम क्या करते हैं, दीवारों पर हम लोग क्या करते हैं कि सफ़ेदी जब करते हैं, जब चूना करते हैं, है ना, तो जब चूना का जब करते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि उसका जो कलर होता है जिसमें पेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद 1-2 दिन के बाद जो होता है दीवार का कलर देखेंगे कि ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। वो परत बना लेता है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का साथ वो रिएक्शन करके वो क्या होता है उसके साथ वो सफ़ेदी और उसका बढ़ जाता है, चमक आ जाता है। ठीक है, तो उसी वो जो परत बन गया वो क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी दीवारों पर जो परत बना वो किस चीज़ का परत हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बना है, तो जो चूना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एल्यूमिनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जस्ते की जब परत चढ़ाया जाता है उससे क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है। जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है, ऑक्सीजन और पानी के, या फिर मिट्टी और बारिश का, या फिर हवा और सूरज की रोशनी का, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जंग तभी लगता है जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाया जाता है वस्तुओं को या लोहे को। ठीक है, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में जब लाया जाता है तो ये जंग लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना जहाँ भी लिख दिया है मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको उत्कर्षित तो नहीं किया जा सकता, पकने के बाद वापस उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ठीक है, तो ये इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लकड़ी के लट्ठे पहले भी उसका जो गुण था वो बाद में वही गुण उसका दर्शाएगा। वो भौतिक उसका जो आकार काट करके अलग कर दिया वो कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जो भौतिक गुण का अलग कर चुके हैं हम लोग, उसका आकार बदले हैं, है ना, शेप बदल गया है, लेकिन उसका गुण तो नहीं बदला। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन। भौतिक परिवर्तन कौन सा है, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। जैसे कागज में फाड़ना, ये भी क्या है, कागज में फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसका आकार बदला है, गुण नहीं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बीजों का अंकुरन उत्क्रमित नहीं कर सकते, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का एक टुकड़ा काटना, तो एक टुकड़ा को काटा जा रहा है, वापस उसको उत्क्रमित तो नहीं कर सकते, लेकिन गुण तो नहीं बदला, उसका आकार बदल गया है सिर्फ। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पटाखे का फोड़ना, अब इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो ए और सी रासायनिक परिवर्तन है, बी नहीं है यहाँ पे। कागज का एक टुकड़ा फाड़ काटना ये क्या है, ये एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रंग रूप में तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, आकार बदला है सिर्फ, गुण में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, पेपर अभी भी था और बाद में भी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। गैस निकलती है, रंग में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है, तीनों होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गैस में भी निकल सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, स्वाद में भी परिवर्तन हो सकता है, तीनों हो सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद क्या है। अम्ल का स्वाद क्या है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे अम्ल का जो स्वाद होता है वो हमेशा खट्टा होता है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और जिसका 7 से पीएच वैल्यू 7 से जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, वो होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, तो जितना भी देखेंगे मेटल धातु होते हैं वो सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और बाकी देखेंगे जो गैस वगैरह होते हैं या धातु जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कड़वा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षार का। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का ये अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, और जो लवण होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है, हमारा जो रक्त है उसका कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फेनोफ्थिलीन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं। बताना है, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फेनोफ्थिलीन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं। गुलाबी और रंगहीन, रंगहीन और गुलाबी, नीला और लाल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फेनोल्फ्थालीन सूचक रंग जो होता है वो रंगहीन होता है और क्षारकीय में गुलाबी होता है। अम्लीय में रंगीन हो जाएगा जबकि क्षारकीय में गुलाबी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।